अनगिनत सपने सजते हैं, बनाओ एक ऐसा घर जो उन्हें हमेशा अटूट रखे। एसीसी सीमेंट, सदा अटूट रहो। ये है नेटवर्क 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। स्वागत है आपका एक बार फिर फ्यूचर सिटी ऑफ इंडिया नागपुर में। और हम बात कर रहे थे नागपुर के पोटेंशियल की। मिहान पर काफी हद तक चर्चा हमारी अब तक हो चुकी है और एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है इसको नागपुर के लिए। लेकिन मिस्टर मदान, आपसे एक सवाल जो सभी लोग यहाँ पूछना चाहते हैं वो ये है कि फिलहाल क्या स्टेटस है और कब तक ये पूरा होने जा रहा है? कुछ हद तक सही है कि बीच में काफ़ी देर कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी जिसकी वजह से उस गति से आगे नहीं बढ़ पाया जिस गति से बढ़ना चाहिए था, जो हमने इसका नियोजन किया था। लेकिन फिर भी अभी उसको काफ़ी हद तक हमने कंट्रोल किया है। जो बीच में दिक्कतें आ रही थी उनको हमने दूर करने की कोशिश भी की है। उसमें दो चीज़ें हैं, एक तो एयरपोर्ट का भाग है और दूसरा उसमें SEZ का भाग है। तो मेन मिहान प्रोजेक्ट में ये दो बड़े कंपोनेंट हैं। तो जहाँ तक तो एयरपोर्ट का सवाल है, तो एयरपोर्ट को रीडेवलप करने के लिए वहाँ की जगह जो पूरा हमारा क्षेत्र है संपादन करना वो ज़रूरी था, लैंड एक्वायर करनी ज़रूरी थी। तो उसमें सिर्फ एक 150 हेक्टेयर का एरिया छोड़ के बाकी की पूरी जगह जो है एक्वायर हो चुकी है। वो जो 150 हेक्टेयर की जगह बाकी है उसके बारे में भी हमारी काफ़ी नेगोशिएशन चल रही है लोगों से। इनफैक्ट हाल ही में हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने घोषणा की थी नागपुर में 2-3 दिन पहले ही, उनको कितना मुआवजा हम दे सकते हैं, कॉम्पनसेशन दे सकते हैं, वो भी डिक्लेयर कर दिया गया था। और मुझे उम्मीद है कि कुछ दिनों में वो भी मसला हल हो जाएगा और वो पूरी जगह हमारे कब्ज़े में आ जाएगी। उसके अलावा कुछ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जगह एयरफोर्स की जगह थी जिसके बारे में हम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से चर्चा कर रहे हैं और उसका जल्दी समाधान होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और जहाँ तक SEZ का सवाल है, SEZ में हम करीब 55 से 60 बड़े इकाइयों को हम जगह अलॉट कर चुके हैं। उनमें से कुछ लोगों ने शुरुआत की है काम की, कुछ लोगों के अभी प्लानिंग हो रही है। हमने पर्सनली सबके साथ बातचीत करके जल्दी से जल्दी शुरुआत हो काम की, उनको हम उसके लिए प्रोत्साहन दे रहे हैं। और एक बड़ा जो उसमें पॉजिटिव फैक्टर था बोइंग MRO का, वो भी काफ़ी देर से लोग इंतज़ार कर रहे थे कि वो आना चाहिए। और मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि उन्होंने अपना काम की काफ़ी तेज़ी से शुरुआत की है। तो बिल्कुल बहुत बेसब्री से इंतजार है पूरे नागपुर को, पूरे देश को इस मिहान प्रोजेक्ट का, कब ये तैयार हो और कब पूरे नागपुर को इसका फायदा मिले। मिस्टर मदान, बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए और मिहान के पूरे प्रोजेक्ट पर हमसे वो डिटेल शेयर करने के लिए, क्योंकि मिस्टर मदान के पास थोड़ा टाइम की किल्लत है, इसलिए हम उनसे यहाँ शुक्रिया ले रहे हैं। लेकिन हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मिहान के अलावा भी अगर नागपुर की बात की जाए, खनिज भंडार में ये सबसे रिच है, वाटर रिसोर्स काफी बेहतरीन है, पार के लिहाज में ये कहीं पीछे नहीं है। हमारे साथ इंडस्ट्रियलिस्ट है, उन्हीं से चर्चा करते हैं कैसे प्रोस्पेक्ट निकल रहे हैं। मिस्टर शॉ, स्टील से जुड़ी आपकी इंडस्ट्री है, खनिज का बहुत बड़ा भंडार विदर्भ के इलाके में पड़ता है, 2/3 महाराष्ट्र का। कैसे इसका यूटिलाइजेशन होगा और आप एज एन इंडस्ट्रियलिस्ट कैसे इसका बेनिफिट उठाने की कोशिश कर रहे हैं? ये सौभाग्य की बात है कि नेचर, प्रकृति ने नागपुर को ऐसी बहुत सारी चीज़ें दी हैं जो देश के बहुत अन्य क्षेत्रों में नहीं है। उसमें खासकर मिनरल्स में मैंगनीज और एक्सटेंसिवली अवेलेबल इस एरिया में है। लेकिन यहाँ पर जो इंडस्ट्री पहले से दूसरी जगह में भी आई हुई हैं, कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं हो पाई कि सारी इंडस्ट्री कंसंट्रेट करें यहाँ और फिर उसके बाद फेरो मैंगनीज वगैरह बनाने के बाद एक्सपोर्ट हो, ऐसी व्यवस्था नहीं हो पाई। सारी मिहान की प्लानिंग जो थी वो IT बेस्ड पहले ही सबसे बड़ी थी और रिसेशन आने की वजह से 2008 में रिसेशन आया और उसके बाद फिर धीरे धीरे जब पिकअप करने लगा, आज फिर रिसेशन फिर आना शुरू हो गया है। तो IT इंडस्ट्री पर ही रिलाई करके रहने से इसमें बाधा पड़ रही है। अभी देखिए फूड प्रोसेसिंग का एक सेंट्रल इंडिया में होने की वजह से और चारों तरफ एग्रीकल्चरल फार्मिंग इंक्लूडिंग फ्रूट्स वगैरह बहुत है,
उस पर भी अभी ध्यान देना आवश्यक है। ऐसे इंडस्ट्री इस क्षेत्र में आए। दूसरी बात है कि देखिए आज के कभी इंडिया में क्वालिटी लेकर प्रॉब्लम होता था, यहाँ की कोई भी इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स के लिए वर्ल्ड एक्सेप्टेबिलिटी नहीं थी, लेकिन आज वो बात बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। आज यहाँ कार का शायद वर्ल्ड का लार्जेस्ट हब बनते चला जा रहा है, और इसमें अगर हमारी स्टेट गवर्नमेंट कोशिश करके एक कार की फैक्ट्री यहाँ पर ला देती तो उसकी कंपोनेंट्स बनाने के बहुत सारे एंसिलरीज आ जाते, और बहुत सारे जब एंसिलरीज आ जाएंगे, अभी जितने भी एंसिलरी लोकल कार जो फॉरेन की कंपनियां आकर के बनाई हैं उनकी अप्रूवल होने की वजह से आज उनका कंपोनेंट्स का एक्सपोर्ट बहुत जबरदस्त बढ़ गया है। बिल्कुल मिस्टर शॉ, इस पे हम आगे आएंगे, लेकिन जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है अगर वहीं से शुरुआत करें एक एक स्टेप आगे बढ़ते हुए, डॉक्टर राउत सबसे पहले जो स्टील की बात यहाँ पर शॉ साहब ने कही कि बहुत बड़े भंडार हैं, लेकिन उस लिहाज से नागपुर को या विदर्भ को नहीं जाना जाता है कि स्टील का एक बड़ा प्रोडक्शन हब, वो कितनी पोटेंशियल का अभी तक इस्तेमाल हुआ है? नहीं, जहां तक मैं समझता हूं कि इंडिया के अंदर सबसे अच्छा आयरन ओर अगर कहीं है तो वो सुरजागढ़ में है, गढ़चिरौली जिले में। और वो ऐसा रहा कि स्टील बेस्ड जो भी इंडस्ट्रीज है या आयरन ओर से और मैंगनीज से रिलेटेड जितनी इंडस्ट्रीज है, वो आप अगर छत्तीसगढ़ अगर देखें तो छत्तीसगढ़ जिस ढंग से डेवलप हुआ और एक स्टेट के रूप में बाद में उभर कर सामने आया, अगर छत्तीसगढ़ में भिलाई स्टील प्लांट जैसा प्लांट नहीं होता तो मुझे लगता है कि शायद छत्तीसगढ़ राज्य भी नहीं बनता था, प्रदेश भी नहीं बनता था। यहाँ बताया जाता है कि सुरजागढ़ ये नक्सल इलाके में आता है। ठीक है, मेरा मानना है कि नक्सल इलाके में आए, लेकिन उसके बाजू में देसाईगंज वड़सा एरिया है जहाँ नक्सल बिल्कुल नहीं है। वहां अगर भिलाई स्टील प्लांट जैसा प्लांट लाने के बारे में अगर हम अपनी विल को अगर डेवलप करते, यहाँ पॉलिटिकल विल की बहुत जरूरत है विदर्भ में, जहां तक मैं समझता हूँ। और हमारे नेताओं ने या यहाँ के कार्यकर्ताओं ने, यहाँ की जनता ने, यहाँ के सामान्य इंडस्ट्रियलिस्ट जो है, उन्होंने अगर सबने एक मत अगर बनाया और उन्होंने अपने पॉलिटिकल विल को अगर मजबूत किया तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो असंभव नहीं है। बिल्कुल, लेकिन ये जो रिसोर्सेज हैं गुप्ता साहब, कितना फायदा एग्जिस्टिंग जो इंडस्ट्रीज है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो उठा रहे हैं उसका? साहब ऐसा है जी, जैसा राउत साहब ने बोला, एक हमारे बड़े काबिल पॉलिटिशियन नेता हैं, लेकिन मेरे को सबसे ज्यादा यहाँ का प्रधानमंत्री भी हमारे विदर्भ ने दिया है। पीवी नरसिम्हा राव जी यहीं से चुनाव जीत के गए थे। और आपको बता दूं कि टाटा स्टील ने सबसे पहले सुरजागढ़ को सिलेक्ट किया था स्टील प्लांट के लिए। इट इज वन ऑफ द बेस्ट आयरन ओर इन द कंट्री। लेकिन यहाँ पर जो इसमें जैसे जिस तरह से बोलते हैं नक्सलाइट प्रॉब्लम है, जेन्युइनली नक्सलाइट प्रॉब्लम है। कई इंडस्ट्री यहाँ पे स्टील की लगी और वो सिक हो गई क्योंकि उनके वहां से माइनिंग लाइसेंस मिले। वो आज तक 11-11 साल हो गए, कोई भी गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं है उनको। गवर्नमेंट सिर्फ बोलती है कि वहां आएंगे नक्सलाइट को ये कर देंगे, लेकिन नक्सलाइट से किसी भी तरह का समझौता या गवर्नमेंट ने किसी तरह का सपोर्ट इंडस्ट्री को नहीं दिया। इंडस्ट्री बैंकों के हवाले और रिसोर्सेज है पर उनका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। शॉ साहब को जोड़ना चाहते हैं? मैं इसमें कुछ जोड़ना चाहता हूँ। ये जो यहाँ स्टील इंडस्ट्री आज के युग में, जबकि अन्य देशों में जहाँ भी आयरन और अवेलेबल है सभी आ रही हैं, बहुत जोर से आ रही हैं। यहाँ पर इसलिए नहीं आई, यहाँ पर डीप फॉरेस्ट है और कहा जाता है ये ओरिजिनल फॉरेस्ट है, और फॉरेस्ट से हम लोग जंगल काटने का उचित नहीं है, नहीं काटने देंगे। लेकिन मेरा उसमें सजेशन है या मेरी अपनी जो भावना है कि जंगल, पेड़ पौधे ये बनाए जा सकते हैं और 10 साल में फिर उससे बहुत बढ़िया जंगल तैयार हो जाएगा। और जो माइंस मिनरल है ये नेचर ने एक बार एक जगह दिया है, दूसरा हिंदुस्तान में दूसरा डिपोजिट्स और डेवलप नहीं होने वाला है। उस हालत में हमारे जो रिसोर्सेज हैं, रिचेज हैं, उनको एक्सप्लॉयटेशन होना चाहिए। और जहाँ तक फॉरेस्ट का सवाल है, फॉरेस्ट का प्लानिंग करके अपना तुरंत फॉरेस्ट बढ़ाना शुरू करिए। आज अगर कोई स्टील इंडस्ट्री आकर आयरन और एक्सप्लॉयट करती है, वो कोई 1 साल, 2 साल, 5 साल में सारे जंगल को नहीं काटेगी, वो 100 साल का प्रोग्राम है और 10 साल में फॉरेस्ट अपने आप खुद आ जाएगा। बिल्कुल, यानी कि ये एक बहुत बड़ा हिकअप नहीं है। मिस्टर दर्डा, आपने यहाँ पर पूरा डिस्कशन सुना। हमारी जो नई पर्यावरण मंत्री है जयंती नटराजन, राहत मिलेगी? किस तरह के बदलाव की अब यहाँ पर उम्मीद की जा सकती है? मैं शॉ साहब से और पद्मेश गुप्ता जी से पूरी तरह सहमत हूँ। नागपुर और विदर्भ परिसर, ये महाराष्ट्र का करीब 80% फॉरेस्ट कवर इस एरिया में है और साथ ही साथ में ये मिनरल में वन ऑफ द रिचेस्ट बेल्ट है इंडिया में।
अगर हमें इस पूरे क्षेत्र के डेवलपमेंट की विचार करना है तो हमें फॉरेस्ट और एनवायरनमेंट की पॉलिसीज पे गहन चर्चा करनी होगी और गवर्नमेंट को उसमें कुछ कंसेशंस और रिलैक्सेशंस देने होंगे। शॉ साहब ने एकदम ठीक बात कही कि फॉरेस्ट को और भी डेवलप किया जा सकता है, पर कहीं ना कहीं हमारे गवर्नमेंट की मेंटालिटी ये होती है कि हम इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन लोगों को पेनलाइज करते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि ये लोग एक्सप्लॉइट करेंगे फॉरेस्ट को और उससे फॉरेस्ट कवर परमानेंटली डिस्ट्रॉय होगा। मेरा यहाँ तक कहना है कि फॉरेस्ट को जितना नुकसान फॉरेस्ट ऑफिशियल्स और उसमें हो रही गैर व्यवहार के कारण जो हो रहा है, उतना नुकसान इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन की वजह से नहीं हो रहा है। हमें एक डेवलपमेंटल एटीट्यूड रखना पड़ेगा, हमें कहीं ना कहीं नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉयटेशन के लिए एक स्कोप देना पड़ेगा इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों को, और साथ ही साथ में फॉरेस्ट और एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री को इतने स्ट्रिक्ट नॉर्म्स बनाने चाहिए कि अगर कोई फॉरेस्ट को डेवलपमेंटल पर्पस के लिए डिस्ट्रॉय किया जा रहा है या पेड़ काटे जा रहे हैं तो उससे ज़्यादा फॉरेस्ट दूसरी जगह डेवलप हो और उसका ठीक तरह से मेंटेनेंस हो, इस बात का हमें ध्यान रखना होगा। बट निश्चित ही अगर हम लोग मिनरल रिसोर्सेज को ठीक से एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे तो किसी भी रीजन का डेवलपमेंट और साथ में कंट्री का डेवलपमेंट भी पॉसिबल नहीं है। ओके मिस्टर दादा। डॉक्टर राउत। नहीं, मैं फिर से एक बार वही राजकीय मानसिकता के ऊपर आता हूँ। हम ये कहते हैं कि झारखंड जैसा प्रदेश बाद में बना है, वहाँ भी फॉरेस्ट है, वहाँ की मिनरल भी फॉरेस्ट एरिया में आती है। छत्तीसगढ़, यहाँ भी फॉरेस्ट, अच्छी खासी फॉरेस्ट है, वहाँ भी मिनरल एक्सप्लोरेशन हो रहा है। फिर विदर्भ को ध्यान देते वक्त हम उसको बार बार फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स का नाम लेते हैं, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट का नाम लेकर जिस ढंग से उसको नकारते हैं, ये कहाँ तक सही है, इसको सुधारने की आवश्यकता है, उसको समझने की आवश्यकता है। हर कॉइन के दो पहलू होते हैं और मैं ये कहना चाहता हूं कि हमने वो पहलू समझने की आवश्यकता है कि जिससे इस इलाके का डेवलपमेंट हो सकता है, इस इलाके के सामान्य लोगों को यहाँ नौकरियां मिल सकती है, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। तो लेकिन मिस्टर पारेख, क्या इंडस्ट्री इसके लिए तैयार है कि एनवायरनमेंट को बचाते हुए आप डेवलपमेंट करें? देखिए, मैं यहाँ एक दूसरा पर्सपेक्टिव देना चाहूंगा मीर जी, अगर आप परमिट करें। अभी तक हमने चर्चा करी मिहान की, जो प्रोजेक्ट आने में है, हमने उद्योगों की चर्चा करी। विदर्भ इकोनॉमिक डेवलपमेंट काउंसिल के माध्यम से हमने हमेशा ये प्रयास किया है कि पूरे विदर्भ का इंक्लूसिव ग्रोथ हो, यहाँ के विकास का बेनिफिट हर एक सिटीजन को मिलना चाहिए। तो सिर्फ ये दो क्षेत्र ही नहीं है, एक और बहुत बड़ा क्षेत्र है टूरिज्म, कुछ और क्षेत्र हैं। टूरिज्म के बारे में कहना चाहूंगा, हमारे यहाँ पर 4 बहुत बड़े नेशनल पार्क्स हैं। अगर उनमें सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किए जाए टूरिस्ट आने का और रास्तों से उनको तरीके से जोड़ा जाए, तो मैं समझता हूं टूरिज्म जैसा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और कोई क्षेत्र नहीं कर सकता। और विदेशी धन की आवक, क्योंकि विदेशों से टूरिस्ट आएंगे, टाइगर कैपिटल हमने नागपुर को डिक्लेयर किया है, लेकिन उससे अब हमें एक कदम आगे बढ़ाकर यहाँ पर सुविधाओं को क्रिएट करना है ताकि विदेशी आवे और इस क्षेत्र को पैसा मिले। बिल्कुल, अगर इतना बड़ा एक सेंटर है कि कहीं से भी लोग आसानी से आ सकते हैं तो टूरिज्म कैपिटल बनाने की कोशिश हो सकती है। बिल्कुल, लेकिन ये चर्चा थोड़ी लंबी चलेगी पारेख साहब, इसलिए आपको मैं रोकूं। दूसरा क्षेत्र, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि टाइगर कैपिटल कैसे बन सकता है नागपुर। नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके बॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को